यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइस, हम लोग इंटरमीडिएट नवंबर 2019 एग्जाम के लिए जो रिवीजन कर रहे थे, तो रिवीजन लेक्चर में आज आपको मैं नए टॉपिक को रिवाइज करवाने वाला हूं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और ये नेक्स्ट टॉपिक आज हम रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और आई कैन से दैट द आईएफओएस मैं इसको बोलूंगा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम जाती है? तो मैंने आपको बताया था जो चार हेड में नहीं जाती, जो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन में नहीं जाती, वो कहां जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो मेजर पार्ट रहता है दैट इज रिलेटेड टू द गिफ्ट। जो गिफ्ट वाली सेक्शन है वो सबसे पहले रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट है वो रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है? तो देखो, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट में जो मैंने बताया था उसको ध्यान से सुनना और मेरे वर्ड्स पे ध्यान देते जाना। सबसे पहला, एनी गिफ्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है, ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। और उसमें एक और चीज समझना, मैंने आपको ये बताया था कि भैया अगर 5,000 से कम मिलता है कुछ काइंड में तो एग्जेम्प्ट होता है, 5,000 या उससे ज्यादा मिलता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाता है, और मनी में मिला तो ऐसे भी पूरा टैक्सेबल हो जाता है। अब एक और चीज समझना, एनी गिफ्ट, एनी परक्यूजिट, एनी बेनिफिट रिसीव्ड ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। बिजनेस प्रोफेशन की वजह से अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। उसके बाद में कोई गिफ्ट है तो वो तुम्हारे आईएफओएस में जाता है। अब एक चीज समझना, आईएफओएस में गिफ्ट पे टैक्स कैसे लगता है, क्यों लगता है, क्या रीजन है, उसका क्या लॉजिक है, कैसे लोग ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट करते थे, ऑल दैट थिंग दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन योर रेगुलर बैच। नाउ रिवीजन में सुनते जाओ कि गिफ्ट पे टैक्स कैसे लगाओगे, क्या लगाओगे, किसके हाथ में लगेगा, वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहला, एनी गिफ्ट इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन। एनी पर्सन को कोई भी गिफ्ट मिलता है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017 के बाद, तो वहां पे सेक्शन 56(2)(10) लग जाती है। और 56(2)(10) क्या बोलती है? अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो, किस में आते हो? मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। इफ यू आर कवर्ड इन द मिस्टर आईडी हटला आईटीसी तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। मिस्टर आईडी हटला आईटीसी पे सेक्शन 56(2)(10) है, वो एप्लीकेबल नहीं होती है। सर, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी होता क्या है? तो मैं बता दूं, मिस्टर में एम का मतलब होता है अगर आपको मैरिज पे कोई भी गिफ्ट मिलता है। सो इफ एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, रिसीवर के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आर का मतलब होता है अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है। मिस्टर आई का मतलब होता है इनहेरिटेंस में गिफ्ट मिला। डी का मतलब इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। एच का मतलब होता है अगर आपको हॉस्पिटल से गिफ्ट मिलता है। यू का मतलब होता है अगर आपको यूनिवर्सिटी से गिफ्ट मिलता है। टी का मतलब अगर आपको ट्रस्ट से गिफ्ट मिलता है या ट्रस्ट को आप गिफ्ट देते हो। अगर आपको ट्रस्ट से गिफ्ट मिलता है या आप ट्रस्ट को गिफ्ट देते हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद में यू का मतलब आपको यूनिवर्सिटी से गिफ्ट मिलता है। एल ए का मतलब होता है लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिलता है। तो मिस्टर आईडी हटला और आईटीसी का मतलब होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी ट्रस्ट को गिफ्ट किया और वो ट्रस्ट है वो इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट्स के लिए बनाया गया है। अगर कोई इंडिविजुअल है उसने अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट को अगर उस इंडिविजुअल से गिफ्ट मिलता है तो उस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद टी का मतलब यह होता है कि बेटा जो भी आपको, देखो, आपको ट्रस्ट से, हॉस्पिटल से, यूनिवर्सिटी से गिफ्ट मिलता है तो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर आपने हॉस्पिटल को गिफ्ट दिया, आपने यूनिवर्सिटी को गिफ्ट दिया तो उनके हाथ में भी एग्जेम्प्ट होगा। तो जो भी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है जो 1023C में रजिस्टर्ड होती है उनको अगर गिफ्ट मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और लास्ट में सी का मतलब यह होता है कि जो भी अमलगमेशन डीमर्जर वाले केसेस होते हैं, अमलगमेशन डीमर्जर, यू नो दैट कैपिटल गेन में अपन ने देखा था अमलगमेशन डीमर्जर में टैक्स नहीं लगता। होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है तो टैक्स नहीं लगता। तो क्वेश्चन ये आता है, होल्डिंग ने सब्सिडरी को असेट दिया या अमलगमेशन डीमर्जर हुआ तो क्या वहां आईएफओएस में टैक्स लगेगा? आंसर इज नो, वहां पे नहीं लगेगा। तो देखो, मैंने क्या बोला, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं 56(2)(10). 56(2)(10) क्या बोलती है? 56(2)(10) इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। अगर 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद में अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, सबसे पहले अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। मिस्टर आईडी हटला आईटीसी, एम का मतलब मैरिज, आर का मतलब क्या होता है? रिलेटिव, आई का मतलब इनहेरिटेंस, डी का मतलब इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, एच का मतलब हॉस्पिटल, यू का मतलब यूनिवर्सिटी, टी का मतलब ट्रस्ट, एल ए का मतलब होता है लोकल अथॉरिटी, यू का मतलब यूनिवर्सिटी करके, ठीक है। और आईटीसी में मतलब इंडिविजुअल ने किसी ट्रस्ट को दिया, वो ट्रस्ट उस इंडिविजुअल के रिलेटिव के पर्सनल पर्पस के लिए बनाया हुआ है। टी का मतलब वहां पे ये होता है कि कोई भी यूनिवर्सिटीज को वगैरह कुछ गिफ्ट मिला तो। और सी का मतलब ये होता है सर्टेन ट्रांजैक्शन दैट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, जैसे आपने सेक्शन 47 में पढ़ा था अमलगमेशन डीमर्जर होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग, तो उस केस में रिसीवर के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो,
अगर आप मिस्टर आईटी हटला आईटीसी में आओगे तो आपको 56(2)10 में टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मिस्टर आईटी हटला आईटीसी में नहीं आते हो, अदरवाइज में आते हो, और अगर आपको गिफ्ट में मनी मिल गया, क्या गिफ्ट में मिल गया? मनी। और मनी अगर आपको गिफ्ट में मिला और एग्रीगेट मनी पूरे साल का मिला के अगर 50,000 से ज्यादा हो जाता है तो पूरा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने क्या बोला? अगर आपको मनी मिल जाता है और वो मनी एग्रीगेट मनी 50,000 से ज्यादा है पूरे साल का मिला के, तो वो आपके हाथ में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको कोई मूवेबल असेट मिलती है, लेकिन एक बात बताओ, मूवेबल असेट में कौन सी असेट कवर होती है? मैंने आपको बताया था सिर्फ 9 असेट कवर होती है। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। क्या क्या बोला था मैंने? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। अगर ये असेट आपको गिफ्ट में मिल जाती है, फ्री में मिलती है, और अगर एग्रीगेट एफएमवी 50,000 से ज्यादा है, देन फुल्ली टैक्सेबल। अगर ये लो कंसिडरेशन से आप खरीदते हो, आपको लो कंसिडरेशन से मिलती है, और उस केस में अगर एग्रीगेट एफएमवी और माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, तो आपके हाथ में डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने क्या बोला? देखो, मनी मिलता है, एग्रीगेट मनी 50 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल। मूवेबल असेट मिलती है, बट मूवेबल असेट में सिर्फ 9 असेट है, वही कवर है। कौन कौन सी? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। ये असेट अगर आपको फ्री में गिफ्ट में मिल गई और एग्रीगेट एफएमवी 50,000 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल। अगर लो कंसिडरेशन से मिली तो एग्रीगेट एफएमवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, तो डिफरेंस आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको फ्री में मिल जाता है और उसका एसडीवी पर प्रॉपर्टी एसडीवी 50,000 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल। अगर लो कंसिडरेशन से मिलता है, आप अगर लो कंसिडरेशन से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो एसडीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस 50 से ज्यादा है, एंड उसके साथ साथ में जो एसडीवी है वो कंसिडरेशन के 105% से ज्यादा है। दो कंडीशन है। डिफरेंस बिटवीन एसडीवी एंड कंसिडरेशन इज मोर देन 50,000 एंड एसडीवी इज मोर देन 105% ऑफ कंसिडरेशन। अगर ऐसा है तो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपके लिए आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। एक और चीज समझना, ये आईएफओएस में जो गिफ्ट टैक्सेबल होता है ना, इसमें सिर्फ ये 10 असेट ही टैक्सेबल होती है। एक तो तुम्हारा मनी है वो टैक्सेबल होगा, दूसरा मूवेबल असेट में सिर्फ वो 9 असेट, और आपका लास्ट वाला कौन सा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओनली ये असेट मिली तो ही आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है रिस्ट वॉच मिली या कार मिली या बाइक मिली या आईफोन एक्स मिला करके, ठीक है, या फिर OnePlus 7 दिया आपने अगर 70,000 का, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, दैट इज नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द रिसिपेंट। उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि सर रिलेटिव में कौन कौन आता है? तो देखो, इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव कौन होते हैं? जैसे मैं इंडिविजुअल है तो मेरे लिए रिलेटिव कौन होगा? सबसे पहले मेरी स्पाउस, मेरी बीवी। और इंडिविजुअल का ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस, मतलब मेरा भाई मेरी भाभी करके, ठीक है, मेरी दीदी और मेरे जीजू करके, ठीक है। उसके बाद मेरी स्पाउस के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस, मतलब स्पाउस का ब्रदर मेरा क्या हो जाएगा? साला, साले की बीवी मेरी साली और मेरे साडू भाई मेरे रिलेटिव होंगे। उसके बाद मेरे मम्मी पापा, और मम्मी पापा के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस भी मेरे रिलेटिव होंगे। और मेरे लीनियल असेंडेंट, मतलब दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादा, परदादी, परनाना परनानी अगर जिंदा है तो, और मेरी स्पाउस के भी लीनियल असेंडेंट है, वो भी मेरे रिलेटिव माने जाएंगे। और उसके बाद में हमारे जो बच्चे हैं, दैट इज लीनियल डिसेंडेंट। लीनियल डिसेंडेंट का मतलब ये होता है कि मेरा जो लड़का है, लड़के की वाइफ है या लड़की है, तो मेरे दामाद जी है, उनके बच्चे हैं, वो भी मेरे रिलेटिव माने जाएंगे। और मैं बता दूं, एचयूएफ के रिलेटिव कौन होंगे? एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ। एचयूएफ के लिए रिलेटिव होता है एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ। तो एचयूएफ को अगर किसी मेंबर से गिफ्ट मिलता है, देन ऑब्वियसली इट इज नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द एचयूएफ। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। एक और चीज समझना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी के लिए रिलेटिव हो, वो पर्सन भी आपके लिए रिलेटिव हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बात बताऊं, मेरे लिए मेरे चाचा रिलेटिव है या नहीं? आंसर इज यस, मेरे लिए माय चाचा इज रिलेटिव। मेरे चाचा मेरे रिलेटिव है, बिकॉज मैं जो हूं तो एसएससी में तो मेरे पापा का भाई इसमें कवर होता है रिलेटिव में, तो मेरे लिए मेरे चाचा रिलेटिव है। लेकिन चाचा के लिए क्या मैं रिलेटिव हूं? आंसर इज नो, बिकॉज चाचा के लिए मेरे पापा तो रिलेटिव है। जब चाचा एसएससी बनेंगे तो उनके ब्रदर में मेरे पापा तो आएंगे, लेकिन उनके बच्चे कवर नहीं होते। तो एक चीज ध्यान रखना, मेरे लिए मेरे चाचा रिलेटिव है, लेकिन चाचा के लिए मैं रिलेटिव नहीं हूं। तो चाचा ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया तो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट है, लेकिन मैंने चाचा को गिफ्ट दिया तो चाचा के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद में एक और चीज समझना, सर क्वेश्चन ही आता है कि सर जो एसडीवी आप बोल रहे हो वो एसडीवी 50 से ज्यादा होनी चाहिए, ऑल दैट थिंग। सर अगर एसडीवी से एसएससी सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है? आंसर इज यस। आप असेसिंग ऑफिसर को बोलो और असेसिंग ऑफिसर आपका केस है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर ने एसडीवी बढ़ा दी तो छोड़ दो, कम कर दी तो ले लो करके, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज समझना,
अगर आपको कोई एसेट गिफ्ट में मिलती है या फिर आप लो कंसिडरेशन से एक्वायर करते हो, तो जब उस एसेट को वापस से आप आगे बेचोगे तो कॉस्ट क्या लेंगे? तो अपन ने क्या देखा था कि जो भी आपको एसेट गिफ्ट में मिलती है उसके लिए कॉस्ट क्या लेते हैं? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आईएफओएस में आपने टैक्स भर दिया है, अगर आपने आईएफओएस में एसडीवी या एफएमवी पे टैक्स भर दिया है, तो ध्यान रखना जिस एसडीवी एफएमवी पे आपने टैक्स भरा है वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। ऐसा सेक्शन 49(4) में बोला हुआ है, कैपिटल गेन की सेक्शन है, बट यहां पे पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला? देखो बेटा, मैंने बोला कि जब भी कोई एसेट आपको गिफ्ट में मिलती है या फिर आप लो कंसिडरेशन से पे खरीदते हो, जब भी कोई एसेट आपको गिफ्ट में मिलती है, लो कंसिडरेशन पे खरीदते हो और आपने उस पे आईएफओएस में टैक्स भर दिया, जो भी एसडीवी एफएमवी है उस पे आपने आईएफओएस में टैक्स भर दिया, तो जिस एसडीवी एफएमवी पे आपने टैक्स भरा है वो आपकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। उसके बाद में कुछ एग्जांपल वगैरह थे, वो सब चीजें अपन ऑलरेडी वहां पे देख चुके थे। नेक्स्ट सेक्शन, गिफ्ट वाली सेक्शन यहां कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट सेक्शन 43C है। ये सेक्शन पीजीबीपी की है, लेकिन मैं यहां पे साथ में आपको पढ़ाया था क्योंकि मैंने आपको यहां पे कोरिलेट करवाया था। कैपिटल गेन है, आईएफओएस है, पीजीबीपी, सबको। सेक्शन 43C है। सर ये सेक्शन क्या बोलती है? एक बात बताओ, ये सेक्शन सेम वैसी ही है जैसा कैपिटल गेन में अपन ने एक सेक्शन 50C देखा था। याद आया सेक्शन 50C? कि अगर आप कोई भी कैपिटल असेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते थे और अगर एसडीवी कंसिडरेशन से ज्यादा होती तो एसडीवी है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता था। सेम वैसी की वैसी सेक्शन पीजीबीपी में। अगर कोई बिल्डर है और बिल्डर क्या करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और जो एसडीवी है वो कंसिडरेशन के 105% से ज्यादा है, जो एसडीवी है वो कंसिडरेशन के 105% से ज्यादा है, तो एसडीवी ही आपका सेल कंसिडरेशन माना जाएगा और आई कैन से दैट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग योर बिजनेस इनकम। तो बिल्डर के लिए 43C सेक्शन क्या बोलती है कि बिल्डर ने अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया और अगर सेल प्राइस है वो सेल प्राइस से एसडीवी है वो 105% से ज्यादा है, तो एसडीवी विल बी कंसिडर एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब एक चीज समझना, अगर बिल्डर एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं है तो ही कैन रिक्वेस्ट टू असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर मे ट्रांसफर हिज केस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, वैल्यूएशन ऑफिसर ने बढ़ा दिया तो इग्नोर कर दो, कम कर दिया तो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि सर अपना जो सेक्शन 50C जो कैपिटल गेन वाला है या 43CA ये बिजनेस वाला है या 56(2)(10) जो आईएफओएस वाला है, उसमें सर एसडीवी बहुत जगह आता है। इस एसडीवी दैट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट का लेते हैं? तो मैं बता दूं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नॉर्मली आपको रजिस्ट्रेशन की डेट का लेना चाहिए, लेकिन क्या अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हैं? आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अग्रीमेंट की डेट का आप एसडीवी ले सकते हो अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले कुछ ना कुछ पैसा रिसीव हो गया या पे कर दिया है बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। क्या बोला मैंने? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो देखो बेटा, सेक्शन 43CA, सेक्शन 50C एज वेल एज 56(2)(10) के लिए तीनों जगह एसडीवी नॉर्मली आपको लेने का रजिस्ट्रेशन की डेट का, बट अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट इज नॉट सेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ अग्रीमेंट सेम नहीं है, तो अग्रीमेंट की डेट का आप एसडीवी ले सकते हो अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ पैसा रिसीव या आपने कुछ ना कुछ पैसा पे कर दिया हो। रिसीव कौन से केस में होगा? रिसीव जब आप सेलर हो करके, ठीक है, जैसे 50C के लिए 43CA के लिए पैसा रिसीव होना चाहिए एंड 56(2)(10) के लिए आप बायर हो, तो उस केस में आपने अगर पैसा कुछ पे कर दिया है, आपने कुछ ना कुछ पैसा पे कर दिया है अप टू द डेट ऑफ अग्रीमेंट बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? एसडीवी है वो अग्रीमेंट की डेट का आप ले सकते हो, ध्यान रखना। तो अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हो अगर अग्रीमेंट की डेट तक कुछ ना कुछ पैसा दे दिया है या रिसीव हो गया है बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद में एक और चीज समझना, एक सेक्शन मैंने छोटी सी पढ़ाई थी 56(2)(7)B। 56(2)(7)B क्या बोलती है कि अगर आप अपने शेयर प्रीमियम पे इशू करते हो, हाई वैल्यू प्रीमियम करके, ठीक है, तो अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी क्या करती है? अपने शेयर अगर प्रीमियम पे इशू करती है तो इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस है वो उस कंपनी के हाथ में आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 56(2)(7)B क्या बोलती है कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है वो शेयर इशू कर रही है प्रीमियम पे, तो इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन हैंड्स ऑफ दैट कंपनी। किसका डिफरेंस पता है? इशू प्राइस माइनस एफएमवी। इशू प्राइस मतलब फेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू नहीं, इशू प्राइस माइनस एफएमवी का डिफरेंस है वो आपके आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन 56(2)(11) करके ये नई सेक्शन थी, दैट इज कंपनसेशन ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब एक चीज समझना, अगर मान लो आप कहीं जॉब कर रहे थे, ठीक है, आप कहीं जॉब कर रहे थे और आप जॉब कर रहे थे और आपके एम्प्लॉयमेंट का कुछ टर्मिनेशन हो जाता है करके, ठीक है, या उस आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंज हो जाता है, तो उस केस में आपको जो पैसा मिलता है एम्प्लॉयर से अगर मिलता है तो वो कहां टैक्सेबल होता है? सैलरी में टैक्सेबल होता है। अब आप चीजों को समझने की कोशिश करना, हाँ, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। मान लो आई कैन टेक वन एग्जांपल,
कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर इंस्टीट्यूशन है और वहां पे एक बंदा काम करता है। कॉम्पिटिटर इंस्टीट्यूट है, सीए इंस्टीट्यूट है जो मेरे कॉम्पिटिटर है फॉर एन एग्जांपल, और वहां कोई बंदा काम करता है। मैंने उसको बोला वो छोड़ के मेरे पास आजा, मैं तेरे को 5 लाख देता हूं। तो वो छोड़ के मेरे पास जॉब ज्वाइन किया और मैंने उसको 5 लाख दिया, तो वो उसके सैलरी में टैक्सेबल होगा, बिकॉज इट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी किसको बोलते हैं कि जॉब ज्वाइन करने से पहले या उसके बाद में जो भी मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो वो उसके लिए सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक चीज समझना, मैं उसको क्या बोलता हूं पता है, मेरा कॉम्पिटिटर इंस्टीट्यूट में एक बंदा काम करता है, उसको मैंने बोला वो इंस्टीट्यूट छोड़ दे, वो तो इंस्टीट्यूट छोड़ दे, मैं तुझे 5 लाख देता हूं बट मेरे को ज्वाइन भी मत कर, सिर्फ उसको छोड़ दे, बस तू छोड़ दे, मेरे को ज्वाइन मत कर, मैं तुझे 5 लाख देता हूं। तो एक बात बताओ, मैंने उसको जो 5 लाख दिया, मैं क्या उसका एम्प्लॉयर हूं, फ्यूचर एम्प्लॉयर या पास्ट एम्प्लॉयर, क्या एम्प्लॉयर मैं हूं? आंसर इज नो। मैंने उसको 5 लाख दिया तो वो उसके लिए आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो किसी भी पर्सन को उसके एम्प्लॉयमेंट में टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन की वजह से कुछ भी कंसिडरेशन मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देखो, एम्प्लॉयर से मिला तो कहां जाएगा? सैलरी में जाएगा, बट किसी अदर पर्सन से मिला तो कहां पे जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। अब एक और बात समझना, टैक्सेशन ऑफ द डिविडेंड एंड डीम्ड डिविडेंड, ये मैंने चालू किया था। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड एंड डीम्ड डिविडेंड में क्या पढ़ा था अपन ने कि देखो, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड आपको डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, और फॉरेन कंपनी से मिलता है वो टैक्सेबल होता है। तो इफ फॉरेन कंपनी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से वगैरह कुछ डिविडेंड मिला तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन डोमेस्टिक कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है वो एग्जेम्प्ट क्यों होता है? क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है? कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सीडीटी, और आई कैन से दैट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो पे करती है। डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो पे कर देती है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब एक बात समझना, कंपनी डीडीटी कौन सी सेक्शन में पे करती है? 115O सबसेक्शन 1 में। और 115O सबसेक्शन 1 क्या बोलती है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, पेड करती है, तो विचएवर इज अर्लियर वाला इवेंट होता है, उसके बेसिकली 14 डेज के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब डोमेस्टिक कंपनी अगर कुछ डिविडेंड देगी, डिस्ट्रीब्यूट करती, पेड करती है, तो उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है एट द रेट 15% की रेट से। 15% की रेट है, लेकिन उसमें ऑलवेज 12% सरचार्ज ऐड करेंगे एंड ऑलवेज 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो ऐड करेंगे। मतलब ऑलवेज 12% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लेकिन इसमें एक चीज समझना, अगर 222E वाला डिविडेंड है, 222E क्या होता है? डीम्ड डिविडेंड में आएगा। 222E वाला डिविडेंड है तो वहां 15% की जगह 30% की रेट से कंपनी को डीडीटी पे करना पड़ेगा। 30% प्लस 12% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, यहां पे ग्रॉसअप वाला फंडा और चलता है। 222E वाले डिविडेंड में 30% टैक्स बढ़ते हैं, वहां ग्रॉसअप नहीं होगा, बट नॉर्मल कोई भी डिविडेंड देंगे तो उसमें ग्रॉसअप वाला फंडा चलेगा। ग्रॉसअप का मतलब क्या होता है? जितना डिविडेंड दे रहे हैं डिवाइड बाय 85% कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, दैट विल बी अ ग्रॉस डिविडेंड। और ग्रॉस डिविडेंड पे फिर आपको 15% लेना है, प्लस 12% करना है, और प्लस आपको 4% करना है, तो आपका नेट इफेक्टिव रेट आएगा, दैट इज 20.555%। 20.555% है, उतने से कंपनी क्या करती है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को। अब एक बात समझना, कंपनी ने अगर डीडीटी पे कर दिया तो शेयर होल्डर के हाथ में वो डिविडेंड क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन एक सेक्शन लेके आए 115 बीबीडीए, बड़ी खतरनाक सेक्शन। ये सेक्शन क्या बोलती है बताए कि अगर किसी पर्सन को डोमेस्टिक कंपनी से, अगर किसी पर्सन को डोमेस्टिक कंपनी और कंपनी से, किसी पर्सन को डोमेस्टिक कंपनी और कंपनी से पूरे साल में मिला के 10 लाख से ज्यादा का अगर डिविडेंड मिल जाता है, तो 10 लाख से जितना ज्यादा वाला डिविडेंड है ना, उस पर 10% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। अब एक बात समझना, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, ये जो प्रोवाइज है, प्रोवाइज का लोगो आपको दिख रहा है, तो प्रोवाइज में मैं शेयर होल्डर हूं। अब प्रोवाइज ने मान लो इस साल मुझे 50 लाख का डिविडेंड दिया, तो कंपनी क्या करेगी? 50 लाख पे डीडीटी पे करेगी। और मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? 10 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 40 लाख पे मुझे 10% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। देखो, कंपनी भी डीडीटी भर रही है और मुझे भी टैक्स भरना पड़ेगा। कंपनी डीडीटी 20 पॉइंट समथिंग की रेट से पे करेगी और मुझे 10% की रेट से गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। तो देखो, किसी भी पर्सन को अगर डोमेस्टिक कंपनी और कंपनी से डिविडेंड मिलता है और वो डिविडेंड अगर पूरे साल में मिला के 10 लाख से ज्यादा है, तो इन एक्सेस ऑफ 10 लाख विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। इन एक्सेस ऑफ 10 लाख का मतलब 10 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 10 लाख से ऊपर वाला जितना भी डिविडेंड होगा दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 10 लाख से ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये सेक्शन है वो 3 लोगों पे नहीं लगेगी। एक तो किस पे नहीं लगेगी?
डोमेस्टिक कंपनी में नहीं लगेगी। अगर डोमेस्टिक कंपनी को किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला तो उस डोमेस्टिक कंपनी पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। दूसरी चीज ये है कि किसी भी फंड और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो 1023C में रजिस्टर्ड होते हैं, जो 1023C में हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, उनको अगर डिविडेंड मिलता है तो उन पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। और जो भी ट्रस्ट वगैरह जो है, ट्रस्ट पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगी। जो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, एनजीओज होते हैं, जो 12AA में रजिस्टर्ड होते हैं, उन पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगी। एज वेल एज नॉन रेजिडेंट पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगी, क्योंकि लॉ इस लैंग्वेज में ही बोला हुआ है सिर्फ रेजिडेंट असेसी को कुछ भी मिलता है तो ही ये सेक्शन लगेगी। अगर नॉन रेजिडेंट को कुछ मिला तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद में मैंने आपको बताया था डीम डिविडेंड। अब एक बात समझना, डीम डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड है नहीं, लगता नहीं है ये डिविडेंड है, बट उसको डिविडेंड मान लेंगे। ऐसी कौन कौन सी चीजें थी समझने की कोशिश करना। सबसे पहला, अगर आप किसी को 222A था, B था, C था, D था और E था। 222A क्या बोलता है? A फॉर असेट। मैंने कैसे याद करवाया था? A फॉर असेट, कि अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को असेट बांट दी, देखो लोग डिविडेंड नहीं देते थे, डिविडेंड के बदले असेट दे देते थे, तो अगर असेट बांटी तो वो असेट की जो वैल्यू है ना, वो डीम डिविडेंड माना जाएगा और कंपनी को डीडीटी पे करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब जितना कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है, जितना कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उस हद तक वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। जैसे कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है वो मान लो 50 लाख है, कंपनी ने असेट बांटी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 70 लाख है, तो पूरा 50 लाख डीम डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन कंपनी ने जो असेट बांटी वो 20 लाख की है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50 लाख है, तो 20 लाख क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नोट? यस। तो देखो मैंने क्या बोला? ए फॉर असेट। अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को असेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है? असेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जितना कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उस हद तक वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। और कंपनी को डीडीटी इसमें 15% की रेट से पे करना पड़ेगा, ग्रॉस अप वगैरह करना पड़ेगा, 12% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। उसके बाद 222B क्या बोलता है? देखो 222B क्या बोलता है कि अगर मान लो शेयर होल्डर को आपने डिबेंचर दे दिए फ्री में, अगर शेयर होल्डर को आपने डिबेंचर दे दिया, डिबेंचर स्टॉक दे दिया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिया, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिए। अब एक बात समझना, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर दोगे उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिए तो देखो दो चीजें इसमें। पहला तो क्या, किसी भी शेयर होल्डर को अगर आपने क्या दिया? डिबेंचर दिया, डिबेंचर स्टॉक दिया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने बोनस शेयर दिया, तो टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वो डीम डिविडेंड माना जाएगा और कंपनी को डीडीटी पे करना पड़ेगा। 222C क्या बोलती है? 222C क्या बोलती है? 222C ये बोलती है कि क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है और लिक्विडेशन के टाइम पे शेयर होल्डर को असेट बांटी जाती है, लिक्विडेशन के टाइम पे शेयर होल्डर को असेट बांटी जाती है, तो जितने की असेट दी टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। और 222D क्या बोलता था? मैंने बोला था डिक्रीज इन शेयर कैपिटल। आप क्या करते हो? शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके और शेयर होल्डर को कुछ पेमेंट कर देते हो। जैसे मान लो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है वो 10 रुपीज है, आप क्या करते हो? फेस वैल्यू 8 रुपीज करके और 2 रुपया शेयर होल्डर को वापस पे कर देते हो। या मान लो 10 रुपए का शेयर है, उसको 2 रुपए पे लाके 8 रुपया वापस पे कर देते हो। 10 रुपए का शेयर 5 रुपए पे लाके 5 रुपया शेयर होल्डर को पे कर देते हो, तो शेयर होल्डर को तो फायदा हो जाएगा। तो अगर आप डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल करके शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ पे कर रहे हो, तो उस केस में जितना आपने शेयर होल्डर को पे किया टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आपके लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा और कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो पे करना पड़ेगा करके। ठीक है, अब एक बात समझना, ये 222A, B, C और D है, इन सब में आपका डीडीटी का रेट 15% ही रहेगा करके। ठीक है, सिर्फ 222E वाला है उसमें आपका डीडीटी का रेट है वो 30% रहेगा। और 222E क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। 222E क्या बोलता है समझने की कोशिश करना कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब अनलिस्टेड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को, किसको? अपने शेयर होल्डर को जिसके पास 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को जिसके पास 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है उसको लोन एंड एडवांसेस देती है, तो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर उस शेयर होल्डर को नहीं देते और उस किसी कंसर्न को दे देते हैं जिसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस शेयर होल्डर को नहीं देते लोन और एडवांसेस किसी कंसर्न को दे देते हैं जिसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या उस शेयर होल्डर के बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को दे देते हैं, उस शेयर होल्डर के बिहाफ पे किसी अदर पर्सन को दे देते हैं, शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए बिहाफ पे किसी अदर पर्सन को दे देते हैं, तो वो भी डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्या बोला मैंने? टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो देखो, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वो अपने शेयर होल्डर को किसको? अपने शेयर होल्डर को 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को जिसके पास 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है उसको लोन एंड एडवांसेस देती है, तो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर उस शेयर होल्डर को नहीं देते और उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या उस शेयर होल्डर के बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को दे देते हैं, तो वो भी डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी।
होल्डर को लोन और एडवांसेस देती है, या किसी कंसर्न को देती है जिसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या एनी अदर पर्सन को देती है वो शेयर होल्डर के बिहाफ पे और बेनिफिट के लिए, तो उस केस में वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और कंपनी को उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो पे करना पड़ेगा एट द रेट 30% प्लस 12% प्लस 4% करके, लेकिन यहां ग्रॉसअप नहीं होगा। बाकी डिविडेंड डीडीटी के केस में ग्रॉसअप होगा, लेकिन यहां 222E के केस में ग्रॉसअप है वो आपका नहीं होता है। डन। उसके बाद में ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन एंड बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, ये नॉर्मली सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए रिलेवेंट ज्यादा है नहीं, बट तो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है पता है कि आपको पता है कि डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, तो डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट होती है ना, डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट होती है, आप क्या करते हो बताए, रिकॉर्ड डेट से एग्जैक्टली 3 महीने के पहले के अंदर अंदर, रिकॉर्ड डेट से एग्जैक्टली 3 महीने के पहले के अंदर अंदर आप शेयर्स या यूनिट एक्वायर कर लेते हो, और रिकॉर्ड डेट पे आपको जो डिविडेंड मिलता है वो 1034 या 1035 में एग्जेम्प्ट हो जाता है। देखो यूटीआई म्यूचुअल फंड से मिलता है वो 1035 में एग्जेम्प्ट होता है, डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है 10 लाख तक तो वो 1034 में एग्जेम्प्ट होता है। तो देखो आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड डेट से एग्जैक्टली 3 महीने के पहले के अंदर अंदर शेयर्स या यूनिट खरीद रहे हो, रिकॉर्ड डेट पे आपको डिविडेंड मिल रहा है, वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो जाता है 1034 1035 में, और रिकॉर्ड डेट से एग्जैक्टली 3 महीने के अंदर अंदर आप क्या करते हो, शेयर को ट्रांसफर कर देते हो, या 9 महीने के अंदर अंदर आप यूनिट्स को बेच देते हो, और उसको बेचने से अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस को इग्नोर करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट इनकम एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034 1035। मतलब जितना 1034 1035 में आपने इनकम का एग्जेम्पशन का बेनिफिट लिया था, उस हद तक जो लॉस है वो लॉस को इग्नोर करना पड़ेगा, उस लॉस को आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है वो आप नहीं कर सकते हो करके, ठीक है। उसके बाद में ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होता है, आई कैन टेक वन एग्जांपल कि मैंने कोई डिवेंचर खरीदे हुए हैं या बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, और उसका जो ड्यू डेट होता है, मतलब उसका जो ड्यू डेट है, सपोज उसका जो मेरे को डिविडेंड मिले, सॉरी उसका इंटरेस्ट जो मिलेगा बॉन्ड्स या डिविडेंड पे, वो इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2019 को मिलने वाला है, फॉर एन एग्जांपल, या 18 को मिलने वाला है, 31 दिसंबर 2018 मेरे पास एक डिवेंचर है जिसका इंटरेस्ट है वो मुझे 31 दिसंबर को मिलेगा। अब मैंने क्या किया, मेरा एक छोटा भाई है जिसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम होती है, मैंने क्या किया, एग्जैक्टली 29 दिसंबर को मैंने उस पर्सन को वो बेच दिए डिबेंचर, मान लो 100 रुपए में बेच दिया। कब बेचा, 29 दिसंबर को। अब इंटरेस्ट किसको मिला, मेरे भाई को, और उसके जस्ट 2-3 दिन बाद वापस से मैं खरीद लेता हूं वही 100 रुपए में। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट किसको मिल गया, मेरे भाई को मिल गया, और मेरा भाई उसमें बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट ले लेगा। मतलब आप क्या करते हो, जो इंटरेस्ट की ड्यू डेट होती है ना, उस इंटरेस्ट की ड्यू डेट से एग्जैक्टली पहले आप क्या करते हो, बॉन्ड्स या डिबेंचर को ट्रांसफर कर देते हो, और इंटरेस्ट मिलने के बाद वापस से रीएक्वायर कर देते हो, तो उसमें इंटरेस्ट है वो ट्रांसफरी को मिल जाएगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा करके, ठीक है। वो इंटरेस्ट भले उसको मिल रहा है लेकिन वो टैक्सेबल आपके हाथ में हो जाएगा, वो टैक्सेबल आपके हाथ में हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। लेकिन इसमें एक चीज समझना, इसमें फिर ऐसा भी है कि इसमें फिर ऐसा भी है कि भाई अगर मान लो हम दोनों एक ही रेट से टैक्स भर रहे हैं, मान लो मैं भी 30% से टैक्स भरता हूं, वो भी 30% से टैक्स भरता है, तो उस केस में बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें कोई टैक्स प्लानिंग हो नहीं पा रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने बताई थी, इसके साथ साथ आपको मैंने कुछ चीजें और बताई थी जो मैं आज वापस आपको बता देता हूं करके, ठीक है। तो देखो मैंने आपको कुछ चीजें और बताई थी कि यहां और कौन कौन सी इनकम है वो टैक्सेबल होती है। तो देखो मैंने आपको डिविडेंड, मैंने बोला था डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी है वो तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है वो टैक्सेबल हो जाएगा करके। यूटीआई म्यूचुअल फंड का जो इनकम है वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है 1035 में, तो जो यूटीआई म्यूचुअल फंड से आपको जो भी मिलता है दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1035। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम शो, हॉर्स रेसेस वगैरह से जो इनकम होता है दैट इनकम सीधा टैक्सेबल हो जाता है, टैक्सेबल हो जाएगा। कहां टैक्सेबल, आईएफओएस में। और एक बात बताओ, इसके सामने कुछ खर्चे भी अलाउ नहीं होता, सीधा टैक्सेबल होता है। जो भी तुम्हारा विनिंग, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम शो का इनकम है सीधा आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाता है। अब एक और चीज समझना, इनकम ऑफ एमपी, एमएलए, एमएलसी, जो भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, जो उनकी जो इनकम होती है वो इनकम देखो आईएफओएस में जाती है। उनको जो सैलरी मिलती है वो आईएफओएस में जाती है और सैलरी टैक्सेबल होती है, लेकिन उनको डेली अलाउंस या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है। जो भी एमपी, एमएलए, एमएलसी है उनको डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, वो उनके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1017A करके। उसके बाद में एक और चीज समझना, जो अवार्ड्स होते हैं वो अवार्ड्स आपके लिए अगर गवर्नमेंट से मिलते हैं, गवर्नमेंट से अवार्ड्स मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट है। जैसे भारत रत्न वगैरह है या पद्म भूषण वगैरह है, ये गवर्नमेंट से मिलते हैं, दैट इज द एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो अदर किसी ने आपको अवार्ड दिया, दैट विल बी टैक्सेबल, वो टैक्सेबल हो जाएगा आईएफओएस में। एग्रीकल्चर इनकम देखो, इंडिया की अगर एग्रीकल्चर लैंड से कोई एग्रीकल्चर इनकम होती है तो एग्जेम्प्ट हो जाती है 10(1) में। लेकिन अगर इंडिया के बाहर की, फॉरेन की कोई एग्रीकल्चर लैंड से एग्रीकल्चर इनकम होती है, दैट विल बी टैक्सेबल, दैट विल बी टैक्सेबल। रेंटल इनकम देखो, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है तो कहां जाएगा तुम्हारा, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा।
लेकिन अगर आपने कोई असेट रेंट पे दी तो उसका रेंट है वो तुम्हारे आईएफओएस में चला जाएगा। लेकिन अगर आपको असेट रेंट पे देने का बिजनेस है तो बिजनेस में जाएगा, लेकिन बिजनेस नहीं है और ऐसे ही आपने किसी को कुछ असेट रेंट पे दे दी तो वो तुम्हारे आईएफओएस में चला जाएगा। एज वेल एज द कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी और अदर असेट का रेंट है वो अगर आप बाइफरगेट नहीं कर पाते हो, अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है, तो पूरा कंपोजिट रेंट है वो तुम्हारे कहां? आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाता है। और सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है, देखो अगर आप ओनर हो तो ही रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, लेकिन मैंने एक घर भाड़े पे लिया और मैंने वापस वो किसी को आगे भाड़े पे दे दिया तो मुझे जो रेंट मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। रॉयल्टी है वो रॉयल्टी पूरा टैक्सेबल होता है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मिलता है, देखो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मिलता है अगर वो एम्प्लॉयर को मिलता है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, एम्प्लॉय को मिलता है तो वो तुम्हारे सैलरी में टैक्सेबल होता है, और अगर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वगैरह नहीं है और किसी अदर पर्सन को कुछ भी मिलता है तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा, आईएफओएस में वो टैक्सेबल हो जाता है। जैसे मैंने बोला था रतन टाटा है या मुकेश अंबानी है, दे आर नॉट ए एम्प्लॉय ऑफ द रिलायंस और टाटा, बट उनको अगर मान लो उनके नाम पे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जाता है और उनको कुछ भी पैसा मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डायरेक्टर फीस फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग, बहुत बार डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं, वो एम्प्लॉय वगैरह नहीं है और जस्ट बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं, तो उनको जो पैसा मिलेगा वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। एज वेल एज द बहुत सारे लोगों को, जैसे आपके कॉलेज में कोई प्रोफेसर है वो क्या करते हैं, कुछ पेपर चेक करते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए, पेपर चेक करते हैं, पेपर सेटिंग फीस, सेमिनार फीस वगैरह जो प्रोफेसर को मिलता है जो उनके एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा है तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो तुम्हारे आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। देखो फैमिली पेंशन जो मिलती है वो भी आईएफओएस में टैक्सेबल होती है, मतलब किसी की डेथ होने के बाद घर वालों को जो पेंशन मिलती है दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। अगर कोई बंदा जिंदा है और उसको पेंशन मिल रही है तो वो सैलरी हेड में जाएगी, लेकिन किसी के मरने के बाद घर वालों को पेंशन जो मिलती है दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन आईएफओएस में टैक्सेबल होती है। लेकिन एक चीज समझना, फैमिली पेंशन के सामने आपको कुछ डिडक्शन भी मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा कि जितना फैमिली पेंशन मिला उसका 1/3 और 15,000 पर एनम विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। जैसे फैमिली पेंशन 60,000 मिला तो 60,000 का 1/3 कम्स टू द 20,000 और 15,000 विच एवर इज लोअर कम्स टू द 15,000 और 16,000 माइनस 15,000 देन 45,000 फैमिली पेंशन है, वही टैक्सेबल होगा। लेकिन एक चीज समझना, जो भी तुम्हारे ये अपने आर्म फोर्सेस के जवान होते हैं, अगर आर्म फोर्सेस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को उसमें इंक्लूड करके, सीआरपीएफ वगैरह को इंक्लूड करके, अगर वो शहीद हो जाते हैं और उनके घर वालों को कोई भी पेंशन मिलेगा तो वो पूरा एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज द फुल्ली एग्जेम्प्ट, उस पर कोई भी टैक्स है वो टैक्स नहीं लगेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो उसके बाद में एक और चीज था कि फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैड बीन इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और had been awarded परमवीर चक्र और वीर चक्र, देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कोई था करके, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था और उसको अगर परमवीर चक्र और वीर चक्र है वो उसको प्राप्त हुआ था और उसको कोई भी फैमिली पेंशन वगैरह मिलती है तो उस केस में वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो एक तो जो आर्म फोर्सेस के जवान हैं उनके घर वालों को कुछ मिली तो वो तुम्हारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और दूसरा तुम्हारे जो परमवीर चक्र और वीर चक्र प्राप्त वाले लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे और उनको ये अवार्ड मिला और उनको अगर कोई फैमिली पेंशन मिलती है दैट इज ऑल्सो फुल्ली एग्जेम्प्ट, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट में आपको 2-3 चीजें वो ध्यान रखनी थी। मैंने सबसे पहला बोला था कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999 वाला इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट है। डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 वाला है वो भी पूरा एग्जेम्प्ट है। नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, रिलीफ बॉन्ड्स बाय द आरबीआई, इनका जो इंटरेस्ट है दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। देखो क्या क्या बोला, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999 आजकल दिखते नहीं है आपको। एक तो ये याद रखना है डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट है वो आपका आईएफओएस में टैक्सेबल नहीं होगा, दैट इज पूरा एग्जेम्प्ट। अब एक चीज समझना, अगर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग अकाउंट है और उस पे इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें कुछ एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन कितना मिलता है? अगर सिंगल होल्डर है तो उसके इसमें 3,500 पर एनएम का, लेकिन अगर जॉइंट नाम से आपका अकाउंट है तो 7,000 पर एनएम का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मेरा अगर पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है तो 3,500 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपया है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक और चीज समझना, इंटरेस्ट पे फिर आपको एटीटीटी टीटीबी भी मिलता
मिलता है, वो बाद में डिडक्शन टॉपिक में आपका आएगा, ठीक है, लेकिन वो डिडक्शन है और ये क्या है, एग्जाम्शन। तो 3500 और 7000 का आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड हो गई थी और उस पर जो कंपनसेशन आपको लेट मिला और लेट कंपनसेशन मिला तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो इंटरेस्ट आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो इंटरेस्ट पे भी आपको 50% का डिडक्शन मिलेगा। वो इंटरेस्ट है उस पर आपको 50% का डिडक्शन मिलेगा, ओनली 50% इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। मान लो मेरा जो प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर हो गया, मुझे इंटरेस्ट 50,000 मिला आज, ठीक है, तो मेरे हाथ में सिर्फ 25,000 है, वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसके सामने और कोई खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सीधा 25,000 है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, 50% का स्टैंड डिडक्शन मिलेगा। और अदर इंटरेस्ट आपको कोई भी मिलता है तो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक चीज समझना, अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। सर कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं? तो देखो, आईएफओएस में अगर इनकम टैक्सेबल हो रही है तो उसके सामने खर्चे फुल्ली अलाउ है, अगर इनकम टैक्सेबल है तो खर्चे अलाउ है, इनकम एग्जेम्प्ट है तो खर्चों का कुछ नहीं होगा, खर्चों को इग्नोर करने का। जैसे मान लो एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट तो उसके खर्चों का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और अगर इनकम विनिंग्स का है तो उसके सामने भी आपको किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप किसी को, एक चीज ध्यान रखना, अगर आप किसी को कुछ पेमेंट करते हो खर्चे का, और खर्चे का पेमेंट करते हो और रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहे हो, और अगर आपने उसका टीडीएस नहीं काटा, तो टीडीएस नहीं काटा तो आपको 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। ये पीजीबीपी में एक सेक्शन होती है 40A1A करके, और रेजिडेंट को पेमेंट करते हो टीडीएस नहीं काटते तो 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। ये सेक्शन आईएफओएस में भी लगेगी। मतलब आईएफओएस का कोई खर्चा है, मतलब मेरी कोई इनकम है, मान लो रॉयल्टी की इनकम है, ठीक है, रॉयल्टी की इनकम आईएफओएस में जाएगी। मैंने किसी पर्सन को रखा है, वो मेरे कंप्यूटर पर टाइपिंग वगैरह करता है, उसको मैंने कुछ पेमेंट किया, अगर मान लो मैंने टीडीएस नहीं काटा तो 40A सेक्शन यहां पे भी लग जाएगी और 30% का खर्चा है वो यहां पे डिसअलाउड हो जाएगा। एक और चीज समझना, आईएफओएस में भी सेक्शन वो 40A3 वाली लगेगी। 40A3 क्या रहता है कि 10,000 से ज्यादा का अगर पेमेंट है तो वो आपको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही करना पड़ेगा, आप कैश में नहीं कर सकते। अगर आपने कैश में 10,000 से ज्यादा का खर्चे का पेमेंट किया तो वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये वाली सेक्शन है वो यहां पे भी लगेगी, आईएफओएस में भी लग जाएगी। मतलब आईएफओएस का कोई खर्चा है आपके लिए, आईएफओएस में आप उसका डिडक्शन ले रहे हो, और अगर मान लो 10,000 से ज्यादा का है तो यू हैव टू मेक द पेमेंट बाय द अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, चलो, सो यहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का रिवीजन लेक्चर। तो होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कम से कम 8 से 10 बार ये रिवीजन लेक्चर आपको सुनना है एग्जाम में जाने से पहले। दिन में कम से कम 1-2 बार तो सुन ही सकते हो, इधर उधर जा रहे हो, घूम रहे हो तो कानों में ईयरफोन लगा के और सुन लो बीबी सर की आवाज। हो सकता है ये आवाज इतनी आपको प्यारी नहीं लग रही हो जितनी आपको गाने लगते हैं कबीर सिंह के, बट भैया ये जरूरी है, कबीर सिंह नहीं बनना है अपने को सीए बनना है अभी, और सीए बनने के लिए जरूरी है। तो सब लोग मोटिवेट रहो, पढ़ते रहो करके, ठीक है, एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव रहो, और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। सोशल मीडिया पे टाइम पास वगैरह ज्यादा मत किया करो, सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रहो, अपना खुद का ख्याल रखो और सबका ख्याल रखो। थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।